ओके, सो टू गिव यू द क्विक रिविजन बच्चा लोग, हमने किया था कि रिकैप देते हैं, हमने लास्ट क्लास में किया था आईआरवी टाइडल वॉल्यूम। देखते टाइडल वॉल्यूम मतलब टीवी देखते वक्त जो होता है नॉर्मल रेस्पिरेशन जो होगा 500 के आसपास। देन आईआरवी विच इज हम कहते हैं ना कि हॉरर वाला फिल्म देखने के बाद। देन ईआरवी जब कॉमेडी फिल्म देखोगे तो लंबी सांस छोड़ोगे। आरवी को क्या किया था हमने बच्चों, रामदेव बाबा जब प्राणायाम कराते थे और लंबी सांस छोड़ने के बाद जो रह जाता था रेसिडुअल, वो हमने आरवी कहा था। और एमआरवी मतलब 1 मिनट में हम कितनी बार ब्रीदिंग करते हैं, इन 1 मिनट हाउ मेनी अमाउंट ऑफ एयर हम लोग इनहेल एंड एक्सहेल कर सकते हैं, वो होता है एमआरवी। एंड डेड स्पेस वॉल्यूम होता है जो क्या होता है, बड़ा ढीठ होता है, ना कोई एक्सचेंज में वो पार्ट लेगा, ना कोई बॉडी के सर्कुलेशन में वो एंटर करेगा, सिर्फ अपने नोज में ट्रकिया में पड़ा रहेगा बस। तो दैट इज डेड स्पेस वॉल्यूम, करेक्ट? यस मैम। एंड कैपेसिटीज की बात करें तो दीज आर अगेन कैपेसिटीज। इंस्पिरेटर कैपेसिटी मतलब क्या, टीवी देखते हुए जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है वो प्लस आईआरवी होती है। एक्सपिरेटरी मतलब नॉर्मल वाली टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में क्या करते हो आप, रेसिडुअल कैपेसिटी प्लस टीवी प्लस ईआरवी करते हो। वाइटल कैपेसिटी में क्या करोगे, आरवी को छोड़ दोगे, सिर्फ ओनली लीव द आरवी, एड टीवी ईआरवी आईआरवी। एंड टोटल में सब कुछ ऐड कर दो, टीआरवी ईआरवी आईआरवी आरवी। तो मैंने बहुत ज्यादा ही ये फास्टली बोला है, बट यू कैन जस्ट रिवाइज इट, क्योंकि इसको रिवाइज करने जाएंगे तो हम तो पूरा क्लास फिर से इसी में चला जाएगा बच्चा। वी हैव ऑलरेडी डन दिस 2 times। ओके, सो जल्दी जल्दी से एक 2-4 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, ताकि थोड़ा सा आपको क्विक याद भी हो जाए। सो डू दिस क्विकली एंड विल मूव टुवर्ड्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। आज का एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर नीट, सीयूईटी एंड सारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। चलो फटाफट, इस 2-4 क्वेश्चन ही है, ज्यादा नहीं है। सो कैन यू जस्ट सॉल्व मी क्विकली सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। सिंपल है, पहला वाला तो बहुत ही सिंपल है, ये तो मुझे रजत भी बता देगा, है ना रजत? कहाँ है रजत, बताओ। क्या रजत बताओ, बोलते ही छोड़ के भाग गया क्लास। कैसे हो रे बच्चा जी? मैम मैम ट्रैकिया, मैम ट्रैकिया होगा फर्स्ट टाइम। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन था वैसे, क्योंकि कार्टिलेज से वही तो मैम लैरिंक्स होगा, मैम लैरिंक्स होगा। ये पूरा ट्रैकिया, लैरिंग्स का हिस्सा ही आ जाता है ना, ट्रैकिया मतलब ऊपर का हिस्सा ही। तो ट्रैकिया इज द राइट आंसर बेटा जी, एंटायरली नॉट लैरिंग्स। ओके, इसको करके बताओ, सोचो सोचो थोड़ा सा, इसको अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सेकेंड वाला क्वेश्चन। मैम फर्स्ट वाले का नहीं, नहीं आप होगा। लोग बात करो, पुट ऑन द मैसेज, वरना ना बाकी लोग भी फिर वही आइडिया लगा लेंगे, है ना? थोड़ा अपना अपना दिमाग भी लगाने दो सबको। नहीं ली थी, ठीक है, जिसने भी क्लास ली थी बताओ। ये दीक्षा पाल जो है, आर यू ज्वाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम पीपल? बच्चा, ये दीक्षा पाल एक बार बता दो मुझे, कंफर्म करो कि पहली बार ज्वाइन कर रहे हो, इसकी पहले क्लास में थे? नो मैम, पहले भी ज्वाइन किया है मैंने। फिर आपका नाम नहीं लिखा है मैंने। 2-3 इतने कंफ्यूजन क्यों है? 2 और 3 में कंफ्यूजन है? अच्छा, पहला तो फिर क्यों काट रहे हो आप? इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ द थोरासिक चेम्बर इन एंटेरियो। अच्छा, पहली बात, आपको ये पता है कि बॉडी का एंटेरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सल, वेंट्रल साइड कौन सा है? द फ्रंट पार्ट ऑफ योर बॉडी है ना, पीछे का जो होता है बैकबोन जिस तरफ, दैट इज योर डॉर्सल। देन अपर पोर्शन अगर कंसीडर करें दैट विल बी एंटीरियर, एंड पीछे का, नीचे का साइड विल बी योर पोस्टीरियर, लेग साइड वगैरह। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन हमने डायफ्रैगम का पूछा है तो आपको 1 एंड 2 में बहुत लोग 3 में क्यों कंफ्यूजन हो रहे हैं? डिक्रीजेस कहाँ हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है डायफ्रैगम का मतलब, ये तो ऑप्शन वैसे भी कटने ही चाहिए ना, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है मतलब एक्सेल हो रहा है। थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है मतलब एक्सेल हो रहा है, और एक्सेल होते वक्त डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो 3 एंड 4 ऑप्शन तो वैसे भी कट जाने हैं। ओके, बच जाते हैं हमारे। रजित, कुछ बोलना चाहते हो?
1, ओके लेट्स सी क्या है। बच जाता है 1 and 2, दोनों में भी इंक्रीजेस है, सिर्फ अभी एक्सिस का फर्क है, डॉर्सो वेंट्रल या एंटीरियर पोस्टीरियर। तो डॉर्सो वेंट्रल मतलब आगे पीछे होना सिंपली, एंड एंटीरियर पोस्टीरियर विल बी योर अप एंड डाउन। सो यस, आई गेस रजित इज द राइट, रजित हैज गिवन द राइट आंसर। डॉर्सल वेंट्रल नहीं होगा ये, एंटीरियर पोस्टीरियर ज्यादा सही रहेगा। या ट्रू, यस निशा ट्रू। ओके, क्विकली डू द दिस क्वेश्चन, थर्ड वाला, मतलब इस स्लाइड का पहला क्वेश्चन। खुश हो गया रचित। मैम एक बार पिछली वाली स्लाइड दिखाना, तुमसे नहीं कह रही। क्या यस क्या हो गया? मैम, ओके। स्क्रीनशॉट लेना था। अरे ये नोट्स भेज दूंगी ना मैं, व्हाई यू टेकिंग स्क्रीनशॉट? नॉट रिक्वायर्ड बच्चा, मिल जाता ना वैसे भी आपको ये। यस, नेक्स्ट क्वेश्चंस के आंसर्स। दो ही लोग आंसर कर रहे हैं मुझे, बाकी लोग क्या मैम हो? मैम हाँ, टोटल अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल आफ्टर इमरजेंसी ये होगा, इसका ऑप्शन ही नहीं है वो वाला। मैम मैक्सिमम एक्सेलेशन के बाद जो अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल होता है वो होगा ना, तो करेक्ट। ये नन ऑफ दिस मैम। नन ऑफ दिस ही है, ट्रू, दैट इज ट्रू। मुझे मैं लगा कि बहुत लोग यस निशा सरिता यू आर राइट। नहीं, 2 नहीं आएगा, इसका नन ऑफ दिस है, ट्रू। हिकअप्स कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, ये तो हमने शायद डिस्कस भी करा था, ये तो इजी है। यस मैम। मैम डी। अच्छा ठीक है, लेट्स सी कि और क्या क्या बोलते हैं बच्चे। डी, ओके। एनीवन एल्स, और कोई ऑप्शन, और कोई किसी को नजर आता है कुछ और है? नो। Sarita joining the class for the first time, how are you feeling? Okay, so many of them saying कि D, तो फोर्सफुल सडन एक्सप्रेशन तो नहीं होगा, क्योंकि हिचकी जब आती है तब इनहेल ज्यादा करते हो, एक्सेल नहीं करोगे। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल, नो, देयर इज नो कनेक्शन। लंग्स का या वर्टिब्रल कॉलम के मसल्स का यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, डायफ्राम से कनेक्शन होता है। तो सॉफ्ट पैलेट, एनीबॉडी नोस क्या कि ये सॉफ्ट पैलेट क्या है, कोई जानता है? सॉफ्ट पैलेट मतलब आप लोगों ने अगर डाइजेशन पढ़ा होता ना बच्चा जी, आप लोगों को पता होता, जो आपका माउथ है, नाउ ट्राई टू टच योर टंग टू योर बिहाइंड ऑफ योर टीथ, आगे के जो दांत है उसके पीछे टंग को टच करो ऐसे आ करके, तो आपको ना कुछ ऐसे रिजिस लाइंस दिखेगा, सॉफ्ट नहीं है। यस मैम। हाँ, अब उसके पीछे थोड़ा और टंग ले लो तो यू विल फील समथिंग सॉफ्टर, तो दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट पैलेट। तो सॉफ्ट पैलेट की ड्यूरिंग सॉफ्ट पैलेट की वाइब्रेशन से जो आवाज आ गई वो होगा आपका खर्राटे लेना, स्नोरिंग एंड नॉट हिकअप्स। तो हिकअप्स का राइट आंसर है जर्की इनकम्प्लीट इंस्पिरेशन। जर्की मतलब जो हाँ करके आवाज आता है, दैट इज कॉल्ड जर्की। किसी चीज को खट करके धक्का लगना या अनयूजुअल होना, किसको होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द डायफ्राम। एंड डायफ्राम में ये इंस्पिरेशन खाते वक्त, पीते वक्त, ज्यादा बात करते वक्त, एक साथ मल्टीपल चीजें होने की वजह से क्या हो जाता है, बौखला जाता है, ठीक से काम नहीं करेगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा, तभी हमको ये हिचकियां आने लग जाएगी। हाँ, यस ट्रू, सही है परवीन। ओके, डू दिस टू लास्ट स्लाइड। आ रही है। बच्चा म्यूट पे जाओ। सलीम, आपने लास्ट क्लास मिस करी थी क्या? आपका अटेंडेंस नहीं है मेरे पास। यस मैम, यस मैम। योर नेम टेल मी। सलीम नहीं लिखूंगी मैं, आपका नाम लिख दूंगी, बताओ। सानिया। हाँ, सानिया। तो उसकी पहले की क्लास है बट पिछले क्लास नहीं है आपकी। यस ठीक है, मैम।
3-2 अगेन 3-2। मैम सी। सी क्या पढ़ा है, मैम क्या बोला है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन। बच्चा ये दोनों क्वेश्चंस ना पिछले साल आए थे, ये वाला और अगला जो स्लाइड दिखाऊंगी मैं, ये चारों क्वेश्चंस आर फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स। तो पहले वाले क्वेश्चन पेपर से उठाया है मैंने इनको। तो क्या देखता है ये? मैक्सिमम वॉल्यूम अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन, मतलब पूरी हवा बाहर निकालने के बाद जिस अमाउंट का वो वॉल्यूम ले सकता है अंदर। ये तो हो जाएगा अपना सिंपल वाइटल कैपेसिटी ना, दिस वुड बी वाइटल कैपेसिटी। हाँ, आकृति कह रही है वाइटल कैपेसिटी। आई क्यों नहीं, व्हाई नॉट इंस्पिरेटरी कैपेसिटी? नहीं आकृति, नंदिता 3 मतलब क्या? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मींस जो टीवी होता है प्लस आईआरवी, नॉर्मल वाला हमारा ब्रीदिंग, सही बात। एंड प्लस हम जब कुछ देख के एक्साइट होते डरते तो एक्स्ट्रा जो हम एयर अंदर लेते हैं वो। बट हमने उसके डेफिनेशन में कहीं पे ये नहीं पढ़ा कि फोर्सफुल एक्सप्रेशन के बाद, मतलब जो हम एक्स्ट्रा एयर बाहर एक्सहेल करते हैं उसके बाद जो इनहेल करेंगे वो नहीं पढ़ा हमने। बट टाइडल वॉल्यूम में वो पढ़ा है, सॉरी वाइटल कैपेसिटी वो पढ़ा है मैं। लेट्स शो यू दैट। ये देखो, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन, या उल्टा भी हो सकता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, मतलब पूरी सांस बाहर छोड़ने के बाद आप कितना अंदर ले सकते हो, या पूरा वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर लेने के बाद कितना बाहर छोड़ सकते हो। दैट इज वाइटल कैपेसिटी। तो इसका टेक्निकली आंसर वाइटल कैपेसिटी होगा बच्चा, आई सी नहीं, मतलब थर्ड नहीं। And these are previous year questions, so now you can see कि directly NCERT से क्वेश्चन उठाया है। समझे क्यों वाइटल कैपेसिटी? यस मैम। Yes, Okay, ma'am. this one, second one, जल्दी जल्दी करो बच्चों, हमको पढ़ना भी है आज। Shiba was there in the last class क्या? Let me check. शिबा पिछले क्लास में नहीं थे आप? यस मैम, बिकॉज लाइट कट गई थी ना तो नेटवर्क का इशू हो जाता है। देखो कैसे मैम को पता चल जाता है। आज संचिता भी नहीं नो है। मैम, वाईफाई से चलता है ना, इस वजह से लाइट से ही वो ये है। हाँ हाँ मैं वही बोल रही हूँ, बट आप एक क्लास भी मिस कर रहे हो ना, पता चल जाता है। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। फाइन, ठीक है, मैं समझ गई। संजय चौहान एंड संजू चौहान 2 है। आप अपना नाम बता देना दोनों भी, संजय चौहान एंड संजू चौहान। वैसे नाम पता है मुझे, मैं भूल जाती हूँ यार, प्लीज रिपीट। खुशी। हाँ मैम और आप दूसरा भूल जाते हो। क्या? आप क्यों भूल जाते हो मैम? क्योंकि ना बहुत से बच्चे अलग अलग आईडी से आते हैं। जैसे आपने भी अपने भैया के या मम्मी के या डैडी के, तो इतने सारे अलग अलग उनके पापा मम्मी के भी आईडीज के भी नाम याद रखो एंड रियल नाम भी याद रखो, तो इतना नहीं याद रख सकते यार, भूल जाते फिर ये। ओके मैम, कोई बात नहीं, हम बता दे करेंगे। हाँ देखो, अब मैम आपका आशिका। नोट नहीं है। अंशिका ने भी बताया था। अब रुक, लिखूंगी मैं ब्रैकेट में आपका नाम। संजू चौहान इज अंशिका एंड संजय आशिका। मैंने भी आशिका कहा, आपको अंशिका सुनाई दिया क्या? यस मैम। मैंने आशिका ही कहा। मैम मुझे भी अंशिका ही सुनाई दिया। हाँ सुनाई दिया होगा। सरिता तो मेरा नाम ही नहीं जानती है। ये लो, मुझसे चैट किया, मुझसे ग्रुप चेंज करवा दिया और मेरा ही नाम नहीं पता। बताओ खुशी क्या करे इसका। माय नेम इज पूजा बच्चा जी। आपने मुझसे ही चैट की थी, आपका ग्रुप मैंने ही चेंज करवाया है। हाँ सरिता मैं हूँ। ओके बताओ, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। मैम थर्ड। मैम सी। मैम सी। इंस्पिरेशन ऑफर्स व्हेन एटमॉस्फेरिक मैम प्रेशर इज सी। लेस देन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। ठीक है, ये तो करेक्ट है ही। ये गलत क्यों है? एक्सप्रेशन ऑकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, नहीं। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ये भी तो सही है।
इंट्रापल्मोनरी ma'am. प्रेशर सही लो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इंस्पिरेशन के दौरान, तभी तो एटमॉस्फेयर से एयर अंदर आएगा। तो ये भी तो सही है, फिर इसमें क्या गड़बड़ है? इंस्पिरेशन ऑकर्स विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अरे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस दिखा रहे हैं बच्चा जी, गलत बात, उल्टा कर गए हम लोग, ये फॉल्स है। इंस्पिरेशन के दौरान एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस कैसे रहेगा? ज्यादा होना चाहिए एटमॉस्फेयर में प्रेशर, पल्मोनरी प्रेशर कम होना चाहिए। ये थर्ड वाला सेंटेंस ना एग्जैक्टली सेकंड सेंटेंस का रिवर्स केस है। हाँ, एंड एक्सपिरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। ये भी गलत है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम में तो इंस्पिरेशन होगा। करेक्ट करेक्ट, सो सेकंड ऑप्शन इज राइट। देखो ये आपके कौन से ईयर में था? 2020 वाले ईयर में आया था, एंड दिस वाज 2022 वाला क्वेश्चन। तो दीज आर प्रीवियस क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस में गड़बड़ ना करो। यस, लास्ट स्लाइड है ये, डू दिस। इसको थोड़ा आप लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको, सोचो, ध्यान से पढ़ के आंसर करना। हाँ डोरेमोन, आपका नाम नहीं भूलूंगी मैं, यूनिक नाम है ना आपका। परवीन इज प्रिया क्या? वैसे परवीन याद हो जाता है आसानी से मुझे, क्योंकि ज्यादा इस नाम के कोई है नहीं। नाजिया परवीन करके एक बच्ची है, शी इज नॉट ज्वाइनिंग टुडे आई गेस। बच्चों बताओ जल्दी, लास्ट क्वेश्चन। मैम सेकंड। ओके, एक ही बच्चा बता रहा है मुझे, बाकी लोगों को क्या हो गया? हाउ, कैसे कैलकुलेट किया बच्चा जी? क्या लॉजिक लगाया, बता तो दो। हाँ, बट व्हाट इज योर लॉजिक? व्हाट हैव यू कैलकुलेटेड? एनीवन? शिबा बताओगे? ओके, मानसी सेज EC इक्वल टू ER प्लस TV। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, सिंपल सा था। तीनों को प्लस करके वो निकाल दिया, उसका रिजाइडल वॉल्यूम माइनस कर दिया। तीनों को क्यों करना है? सी क्या दिया अब हमको? ये दिया है टीवी, दिया है, ये दिया है ARV, सही बात, और EC पूछा है, तो सिर्फ इसको ऐड करो। ये रेसिडुअल वॉल्यूम इज जस्ट गिवन फॉर कंफ्यूजन, सिंपली इन दोनों को ऐड करो, आपको यही मिलेगा। मैम ऐसे ही किया था। हाँ, यस यस दीपाली, ट्रू ट्रू, प्रिया करेक्ट। लास्ट वन, B। अच्छा ओके, कैसे लगा रहे हो लॉजिक्स बता दो, वॉल्यूम्स कैसे याद रख रहे हो आप लोग? ये 2019 का सवाल है वैसे। मैम याद करवाई, याद है। कौन है ये? नंदिता है ना जो सो रही बात कर रही है मुझसे, है ना? नो मैम, तो सर्दी हो गई नो मैम, ठीक हो गई अब। इसके पहले कोई क्लास थी क्या आप लोगों की? नहीं नहीं, आज नहीं होती, कल होती है ना आपकी। पहले केमिस्ट्री होगी, केमिस्ट्री या फिजिक्स। यस मैम, कल केमिस्ट्री की है, फिर आपकी क्लास है। बड़ा बोरिंग हो जाते हैं फिर आप लोग मेरे क्लास में। नो मैम, ऐसा नहीं है, वो तो ओके, 2 इज करेक्ट बोल रहे हैं। क्या है देखते हैं, टाइडल वॉल्यूम तो 500 होता है, ये तो याद ही हो जाता है ना। 500 to 50। ए का 3 1 और 2 में है, तो थर्ड एंड फोर्थ को काट ही दो आप आराम से। अब क्या बचता है? रेसिडुअल वॉल्यूम होता है कुछ 1100 1200 के आसपास। कहाँ है? D2 है इसमें, यस 2 इज करेक्ट। सी ये तो मेरा तरीका था बच्चों सही आंसर को देखने का, कि जो भी ऑप्शन हमें आता है उसके सही आंसर देखो, एंड जो नहीं है ऑप्शंस में उनको काट दो पहले, सो दैट आपको फिर कंफ्यूजन और थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ, बी 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 ही सही है रजत। फाइन, सो यस पीपल, ऑल ऑफ यू हैव डन वेरी वेल। इसके मतलब आपके कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही सही से क्लियर है। सो मूविंग फर्दर कि हम देखते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब हमने अब तक जो O2 एंड CO2 का इन एंड आउट करा है,
इसका एक्सचेंज करने के लिए कुछ नखरे लगते हैं, मतलब हमारे बॉडी के लिए कुछ क्राइटेरिया होती है, कुछ फैक्टर्स होती है, जिसके वजह से ही हम CO2 एंड O2 को कैपिलरीज में हो सकता है या फिर लंग्स में एक्सचेंज करवा सकते। तो व्हाट आर दोस कैटेगरी नखराज यू कैन से, मैंने तो वैसे ही याद रखा है कि पहली बात तो हम प्रेशर को कंसिडर करेंगे, जो कि ये गैस है, मतलब ये डिफ्यूजन करना है। एंड डिफ्यूजन हमने ट्रांसपोर्ट में पढ़ा था कि जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, मतलब हमको ग्रेडियंट बना के रखना पड़ेगा। हम बोलते भी है ना कि इंस्पिरेशन के दौरान एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, मतलब वहां पे कॉन्सेंट्रेशन और ग्रेडियंट ज्यादा होगा कंपेयर टू योर लंग्स। सिमिलरली अब जब एक्सचेंज की बात होगी एल्विलाई में एंड ब्लड कैपिलरीज में, तो इधर भी अगर O2 को यहां से यहां जाना होगा तो उनको ग्रेडियंट और प्रेशर को मेंटेन करना पड़ेगा। सिमिलरली CO2 को यहां से अगर यहां जाना होगा तो अभी यहाँ पे प्रेशर को हमको मेंटेन करना होगा। तो प्रेशर का ग्रेडियंट मतलब क्या कि बहुत सिंपल सी बात है, जहां ज्यादा प्रेशर होता है वहां से ऑक्सीजन ट्रांसफर करेगा टुवर्ड्स द लोअर साइड, तो एल्विलाई में होगा ज्यादा। एंड ये हमारी जो ब्लड वेसल्स है, कैपिलरीज है, उनमें होता है कम, तो बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन ऐसी आनी है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ज्यादा जाएगा एल्विलाई में, क्योंकि ये लेके आया है सारी बॉडी पार्ट से डीऑक्सी ब्लड को। मतलब बच्चा आप लोगों को ये तो क्लियर तो है ना, या फिर से एक बार बता दूं मैं कि पूरा बॉडी कैसा चलता है? एक बार ना मैम फिर से- बता दो। हाँ मैम बता दो। देखो अब हो क्या जाएगा हमारे पास, लेट्स सी कि ये एल्विलाई है, मतलब वी आर थिंकिंग अबाउट द लंग्स, सो टेक इनटू माइंड अबाउट द लंग्स। फाइन, सो लंग्स का ये हिस्सा एल्विलाई का मैंने सिर्फ यहाँ पे एनलार्ज करके बताया है, और इसके आजू बाजू में होते हैं, आपको दिखाती हूँ मैं डायग्राम कैसे दिखती है कैपिलरीज। देखो ऐसी दिखती है, ये हमारा ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एंड ये जो लड्डू लड्डू जैसी चीजें होती है, किसी एक बच्चे ने ना मुझे बताया था बैच में, मैम ये लड्डू जैसा चीजें क्या है, तो ये लड्डू जैसी चीजें होती है एल्विलाई। ठीक है, तो ये जो हमको रेड एंड पिंकिश या पिंकिश पर्पल या ब्लू रेडिश ऐसा कुछ दिख रहा है आपको डायग्राम में, तो वो दिखाता है कि रेड में जो होता है ना, दैट इज योर ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड। हाँ, एंड जो पर्पलिश या फिर थोड़ा सा ब्लूइश दिखेगा, वायलेट एंड ब्लूइश में, डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड। तो सेम चीज बता, फिर होगा क्या, मतलब ये कहानी कैसे शुरू होती है, अगर लंग से शुरू होगी तो यहाँ पे मैंने कोई कैपिलरीज को इसके आजू बाजू में, अब इसके ऊपर ऐसे वो सराउंडेड होते हैं, मान लो कोई एक ऐसा ये बना दिया हो, पूरा उसका टैंगलिंग हो गया है, एक दूसरे के ऊपर लपेट लेते हैं, बट आपको समझने के लिए मैं उसको सेपरेट ड्रॉ कर रही हूँ, नीचे ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज है, और ये आई कहाँ से, लेट्स टेक हार्ट को इन बिटवीन, एंड हार्ट के पास भी आई कहाँ से, बाकी के बॉडीज की टिश्यूज की तरफ से आई। ओके, तो टिश्यूज ने क्या किया, मेटाबॉलिज्म किया, उसका मतलब दे हैव डन द कार्बन डाइऑक्साइड एवोल्यूशन। फाइन, सो कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकलेगा वो लेके चले जाएंगे हम हार्ट के पास फॉर पंपिंग पर्पस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लेके जा रहे, डीऑक्सी ब्लड को लेके जा रहे। सो लेट्स सी कि दिस इज अ डीऑक्सी ब्लड, इसलिए वो ब्लूइश पर्पलिश ऐसा कलर दिखेगा। फाइन, सो हार्ट की तरफ लेके जाके हार्ट क्या करेगा, उसको भेजेगा लंग्स की तरफ। सो वी आर गोइंग टू सेंड दिस नाउ ब्लड टू द लंग्स। फाइन, लंग्स में भी कहाँ पे, एल्वुलाई के पास जाएंगे हम, एंड एल्वुलाई के पास क्या किया जाएगा, हम ऑक्सीजन को नहीं, हम पहले अभी लेके आ रहे CO2 को ना, तो पहले CO2 की बात करेंगे। सो लेट्स से कि नाउ हम CO2 को यहां से इधर भेज रहे एल्वुलाई के पास, एंड फिर यहां से जब आगे ब्लड जाएगा, आरबीसीज जो जाएगी यहाँ की वो खाली है, अब CO2 को छोड़ दिया उन्होंने, अब ये खाली आरबीसीज आगे जाके पकड़ेंगे किसको, यहां से O2 को, एंड फिर यहां से O2 मतलब ये आएगा ऑक्सी ब्लड जो होता है ऑक्सीजनेटेड, एंड हार्ट के पास आएगा। फिर हार्ट क्या करेगा, ये ऑक्सी ब्लड को पूरे बॉडी में सप्लाई करेगा अगेन टू द सेवरल टिश्यूज, पंप किया जाएगा। तो ये होता है कंप्लीट सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन का एक व्हाट यू से मैकेनिज्म कि कैसा हो रहा है ओवरऑल। यू गॉट द आइडिया आप क्या हो रहा है। तो CO2 एंड O2 का एक्सचेंज यहाँ पे क्यों हो रहा है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे CO2 का
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि हम डीऑक्सी ब्लड की बात कर रहे हैं, तो उसको हम प्योरीफाई करेंगे, तो CO2 को हम दे देंगे एल्वेओलाई के पास, एंड जो दे देंगे मतलब क्या, आरबीसी जो CO2 को पकड़ा है वो डिफ्यूज कर देगा एल्वेओलाई के पास, एंड जो फ्रेश ऑक्सीजन आया है वो अब आरबीसी लेके चलेगा आगे। समझ रहे हो ये सिनेरियो, समझ रहे हो? हाँ रजत, क्वेश्चन मैंने कुछ सिर्फ वो कैपेसिटीज के ऊपर ही 5-6 करवाए थे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस कराए मैंने, पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस आई एम टेकिंग इन बिट वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस करा रही हूँ मैं। हाँ आकृति वो सर्कुलेशन में क्लियर होगा कि कौन से आर्टरीज एंड कौन से वेन्स लेके जाएंगे, ये आपको उधर क्लियर हो जाएगा सर्कुलेशन में। बट अभी ये पिक्चर है कि हार्ट इज द ऑर्गन जो पंप आउट कर रहा है, सिर्फ पंप आउट करता है ब्लड, हार्ट और कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि वो जो एक पंप करने के लिए लगता है ना प्रेशर, वो हार्ट क्रिएट करता है, बाकी एक्चुअल प्यूरिफिकेशन करेगा तो लंग्स करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात तो हमको प्रेशर को मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरी बात, पीपल वन ऑफ यू कीप ऑन योर सेल्फ ऑन म्यूट, थोड़ा आप मुझे डिस्टर्बेंस आ रहा है। फिर हमको देखना पड़ेगा कि गैसेस की सोल्यूबिलिटी, क्योंकि मेम्ब्रेन से उसको डिसॉल्व भी होना है। जैसे हम चाय पत्ती को छानते हैं, तो अगर बहुत ज्यादा आप चाय पत्ती डाल दोगे तो दूध कितना कम निकलेगा ना, फिर पूरी चाय पत्ती से भर जाएगा छन्नी, करेक्ट। तो सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैसेस भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेम्ब्रेन से उनको निकलना है, यहाँ से उनको डिफ्यूज होना है, तो ये भी एक क्राइटेरिया बनता है। अगर बहुत ज्यादा थिक हो गया, चाय पत्ती की छन्नी देखो आप, छन्नी में अगर बहुत ज्यादा लेयर्स लगा दिए तो उसमें से फिर चाय को नीचे आना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना। एक थिन सा लेयर होता है, अगर आपके पास प्लास्टिक वाले तो 2 होगा, स्टील वाली होगी तो 1 ही होगा, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो वो मेम्ब्रेन सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती है, अगर आप बहुत सारे लेयर्स लगा दोगे तो आप डिफ्यूज क्या करोगे ना, आप किसको छानोगे, कुछ भी नहीं छान जाएगा। So that is what the solubility of gases says. Then thickness of membrane, same cheese. Yes, very much relatable. And surface area मतलब बहुत बार ऐसा हो जाता ना, आप लोगों ने कि मूवी के स्टार्टिंग में देखा होगा, ड्यू टू स्मोकिंग एंड ऑल टार का जम जाता है। तो अगर ये एल्विलाई की साइज अगर इतनी है, मान लो कुछ इतना इसका डायमीटर है, एंड बिकॉज ऑफ सच बैड हैबिट्स अगर यहाँ पे कुछ इम्प्यूरिटीज या कुछ ऐसे जम गया, तो क्या हो जाएगा, आपका सरफेस एरिया जो है इतना एयर अब घुस नहीं पाएगा, सिर्फ इतना ही अमाउंट हो जाएगा, करेक्ट। छोटा सा अगर रिलेटेबल एग्जांपल दूं मैं, आप जब बर्थडे के वक्त गुब्बारे फुलाते हो बलून्स को, अगर बलून्स के अंदर थोड़ा बहुत वो कुछ थर्मोकोल के बॉल्स चमकीला अगर कुछ डाल देते हो ना, सो दैट वो जब बर्स्ट हो जाएगा तब पूरा ऐसा गिर जाएगा नीचे, तो दैट कंसिडर एज इम्प्योरिटीज। अगर मैं उसको डाल देती हूँ तो हवा थोड़ी बहुत कम अंदर जाएगी, करेक्ट। समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? तो सेम चीज हमने क्या किया, सरफेस जो होता है उसको कम कर दिया, बिकॉज वहां पे कुछ और डिपॉजिट हो गया। नॉर्मल लोगों में ऐसा होता नहीं है, बट हीट हॉकर्स कि अगर कुछ इम्प्योरिटीज डिपॉजिट हो गई तो आपका जितना एयर वहां से एक्सचेंज हो गया उतना नहीं होगा। तो हम लोग इस क्राइटेरिया को लेट्स सी कि ये तीनों क्राइटेरिया क्या है। ये तो सरफेस एरिया इज, इसमें कुछ ज्यादा बताने जितना है नहीं, जनरली ये डिसऑर्डर्स में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो पहला जो क्राइटेरिया है कि प्रेशर का मेंटेनेंस करना या कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। सो लेट्स सी कि हाउ इट इज रिलेटेबल। ओके, तो पार्शियल प्रेशर किसी को पता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्शियल प्रेशर? एनीबॉडी जिसने पढ़ा होगा? नहीं वैसे मैं तो बता दूंगी मैं, बट स्टिल एनीबॉडी, नोबडी नोस? नहीं तो नहीं, बता दो यार, मैं थोड़ी ना सुली चढ़ाने वाली आपको। ओके ठीक है, पढ़ा नहीं है, ठीक है फाइन। सो पार्शियल प्रेशर मतलब क्या, जैसे अब हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में सारे गैसेस है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन नहीं है। वी हैव सल्फर डाइऑक्साइड, वी हैव नाइट्रोजन ऑक्साइड, वी हैव मेनी अदर गैसेस आल्सो, फाइन। तो डस्ट पार्टिकल्स है, वेपर्स है, पानी की भी वहां पे बूंदे होंगी। तो इट्स अ मिक्सचर, जैसे आपकी भेलपुरी यार, सिंपली भेलपुर में कितना कुछ होता है, मिक्सचर होता है ना, बट हर एक का अपना अपना स्वाद है। मिर्च का अलग से स्वाद है, खट्टापन होता है, थोड़ा सा मीठापन होता है, तो वो हर एक अलग सा स्वाद जो होता है। मींस बायोलॉजी में हर एक गैस का जो अपना दबाव होगा उसको हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर, सिंपली। जैसे ऑक्सीजन भी अपना कुछ दबाव बना के रखता है,
एटमॉस्फेयर में. सो अमाउंट ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन इन द मिक्सचर, एयर में, एयर का जो मिक्सचर होता है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है ऑक्सीजन का, जैसे 2%, 3%, परसेंट में जनरली हम कैलकुलेट करते हैं. तो दैट इज कॉल्ड योर पार्शियल प्रेशर, जो हम पी लेटर से डिनोट करते हैं. समझे? हाँ करेक्ट, आकृति में वही बता रही थी. तो मैंने भी सेम बोला कि हर एक गैस अपना अपना जो दबाव बनाता है, उसको मैंने थोड़ा भेलपुरी से रिलेट कर दिया था, बिकॉज इवन दैट इज अ मिक्सचर. समझे सब लोग? पार्शियल प्रेशर मीन्स क्या, हर एक का अपना अपना जो दबाव होता है मिक्सचर ऑफ एयर में. वैसे बाकी लोग भी कीप इंटरेक्टिंग, वरना मुझे लगेगा सिर्फ आकृति और अजय और पारोली पढ़ रहे हैं, और बाकी लोग पता नहीं, नंदिता भी पढ़ रही बीच में सो भी जाती है, पता No, नहीं. ma'am. ओके, तो लेट्स लर्न द टेबल नाउ. ओके, हाँ दीपाली भी जगी हुई है. ओके, सो टेबल में देखो, हमको ये आपका एनसीईआरटी का ही टेबल है एंड इट इज वेरी इजी टू लर्न, सो वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम दिस टेबल ओनली. तो देखो हमारे गैसेस कौन सा है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. फाइन. सो ऑक्सीजन एंड कार्बन, क्या हो गया? फाइन. सो एटमॉस्फेयर में उनका कितना होता है दबाव, पार्शियल प्रेशर PO2 एंड PCO2. पहले देखते हैं एटमॉस्फेयर में, मतलब नॉर्मल हमारे जो इर्द गिर्द में हवा है उनमें कितना है. ऑक्सीजन है 159 एंड कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, 0.3 है. अब एल्विलाई में आते आते, मतलब जब आप इनहेल करते हो, व्हेन यू इनहेल, तब कितना हो जाता है, देन यू गेट समवेयर अराउंड 104 एंड 40 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ऐसा क्यों? क्योंकि एल्विलाई में हमको कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यूज से आए हैं वो भी वहां पे आएंगे, इसलिए वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को हमको बढ़ते हुए दिखेगा. ये परसेंट में है अभी तो फिलहाल, दिस इज इन परसेंट, नहीं दिस इज इन MMHg बच्चा. MMHg मर्क्यूरिक प्रेशर कहते हैं इसको, इसका यूनिट होता है मर्क्यूरिक प्रेशर. आपने वो पुराना वाला बीपी का मशीन देखा है, कैसे हाथ में लपेटते हैं, देन यू कीप ऑन Yes, प्रेसिंग. ma'am. यस तो मैम, जो जो मॉनिटर होता है 120 वहां पे मर्क्यूरी होती है उसमें, तो जिस जगह पे मर्क्यूरी रुकेगी उस रीडिंग को वो गिनते हैं. एंड Yes, ma'am. 120/80 mmHg या 110/90 mmHg. तो Hg इज मर्क्यूरिक, तो mm इज मिलीमीटर. तो mmHg में हम प्रेशर को गिनते हैं, तो इसका भी यूनिट mmHg होगा. समझे? इवन आपका मर्क्यूरी इसमें भी होता है ना, थर्मामीटर में भी मर्क्यूरी होता है, आपकी ट्यूबलाइट्स में भी मर्क्यूरी होता है. अब मर्क्यूरी ही क्यों यूज करते हैं ये लोग, आप लोग मुझे ढूंढ के बताना, बिकॉज आई हैव. टेम्परेचर के लिए सेंसिबल होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं. हाँ क्या, मुझे अब याद नहीं है, बहुत साल हो गए ये चीज पढ़ के कि मर्क्यूरी ही क्यों. ओके, थैंक यू फॉर दिस अपडेशन. देन सेंसिटिव टू टेम्परेचर ना. हाँ, बट वाई मर्क्यूरी ही, मेरा पूछना ये है कि मर्क्यूरी को ही क्यों यूज किया, लिक्विड मर्क्यूरी को, वाई नॉट एनी अदर एलिमेंट. मैम अगर हम और कोई एलिमेंट का यूज करते तो उसके लिए, जैसे मैम मरकरी का जो स्ट्रैंड होता है मैम, उतने में मैम मरकरी एग्जिट कर जाती, लेकिन अगर हम जैसे कोई और चीज लेते तो उसके लिए बड़ा सा स्टैंड लेना पड़ता, उसको कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता. मतलब मैम मरकरी की डेंसिटी ज्यादा होती है ना, इसकी वजह से. हाँ, that could be a point कि डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी will give you good reading. करेक्ट. हाँ, मेटल है, पता है बच्चा. वो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड फॉर्म में रहती है. और से भी टेम्परेचर मतलब समझी नहीं मैं. किसका, शिवा आपका बात नहीं समझी मैं. ओके ओके ओके, वो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड फॉर्म में रहता है. हाँ हाँ, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट. थैंक यू एवरीवन. फाइन, तो आपको मैम याद मेरे क्या, कहने का मतलब बहुत ज्यादा ये सेंसिटिव होता है, अगर हम थोड़े से भी टेम्परेचर देना तो वो बहुत जल्दी एक्सपेंड कर जाता है. तो यही चीज आपके एल्विलाई में भी एप्लीकेबल होती है बच्चा. हम आगे भी देखेंगे कि टेम्परेचर, पीएच, ये सारी चीजें अफेक्ट करेंगी आपके इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन को. लेट्स सी दैट. सी ना, अब एल्विलाई में क्या देखा हमने, एल्विलाई में देखा कि 104 एंड 40 है CO2 का, O2 का एंड CO2 का. हाँ, इसीलिए तो नीचे आजकल वो डिजिटल वाले आ गए हैं. तो डिजिटल आर वेरी मच रिलायबल नाउ, बहुत सारे एक्यूरेट दे देते हैं अभी.
देन एल्वुलाई के बाद देखते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीडेटेड ब्लड में क्या है. बट बिफोर गोइंग टू दिस टेबल पीपल विल सी कि टिश्यूज में क्या हाल है, क्योंकि ये बहुत रिलेटेबल है. एल्वुलाई में ऑक्सीजन ज्यादा है तो बाय डिफॉल्ट टिश्यूज में क्या होगा, कम होगा ऑब्वियसली ना, क्योंकि यूटिलाइज कर लेंगे हम उसको एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे. तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे फर्क है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता हुआ दिख रहा है हमको यहाँ पे. यस क्यों? मैम क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाएगा. अगर आप और एक चीज ऑब्जर्व करोगे, ये वाला जो हमारा टेबल है, these two and these two are same. डीऑक्सी ब्लड में ऑक्सीजन एंड CO2 का और टिश्यूज में ऑक्सीजन एंड CO2 का वैल्यू सेम है. क्यों? उसी टिश्यूज में तो हमने वो सब लेके चल रहे हैं ना डीऑक्सी ब्लड में, तो सेम तो होना ही है कि नहीं? यस मैम तो दिस इज वेरी, तो आप लोग इतना सिंपल से क्या करोगे, यू विल ओनली रिमेंबर दिस वाला टेबल. एल्वुलाई में कितना है 104 40, टिश्यूज में कितना है 40 45 एंड ऑक्सी में कितना है 95 एंड 40, क्योंकि डीऑक्सी एंड टिश्यू का तो वैसे भी सेम है. तीन टेबल याद रखो, बात खत्म. डीऑक्सी ब्लड में, सॉरी ऑक्सी ब्लड में ऑफ कोर्स हमको यहाँ पे अब बढ़ाना पड़ेगा ऑक्सीजन की मात्रा को, एंड CO2 तो उतना ही रहेगा जितना एल्वुलाई में रहेगा, क्योंकि अभी तक हमने ब्लड में CO2 को डिफ्यूज नहीं करा है, सिर्फ ऑक्सीजन को डिफ्यूज करा है. तो इट विल रिमेन सेम एज एल्वुलाई इन ऑक्सी ब्लड. बस ऑक्सीजन यहाँ पे घटता हुआ दिख रहा है हमको कंपेयर टू एल्वुलाई, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड क्या होता जाएगा, जैसे ही लंग से बाहर गिरा ना तो सब तरफ देते आएगा ना, अपना जो भी आरबीसीज है ऑक्सीजन देते हुए आएंगे. तो लंग में जितने ऑक्सीजन थे जरूरी नहीं कि वो टिश्यूज को पहुंचते पहुंचते उतना ही रहे, इट विल गो ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग. ऐसा नहीं ना कि ब्लड एक ही रास्ते जा रहा है, नो, ब्रांचेस होते हैं उसके, तो डिस्ट्रीब्यूट होते होते मान लो एक टिश्यू या फिर एक सेल के पास जब आता है ना तो थोड़ा सा ही वो रह जाता है, 95 तक ही वो रह जाता है. समझे इस टेबल को? यस मैम ओके. तो यहाँ पे वही दिखाया है, मैंने भी आपको ये वाला डायग्राम दिखाया था कि एल्वुलाई में कैसा होता है. ऑक्सीजन का यहाँ पे MMHg लिखा है, देखो यहाँ पे MMHg ऑक्सीजन का यहाँ पे ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम है. तो बाय डिफॉल्ट ज्यादा से कम पे ही हम जाएंगे. ऑक्सीजन क्या हो जाएगा फिर, जहाँ पे कम होता है लेवल, जहाँ पे मतलब आर्टरीज या वेन्स या ब्लड की कैपिलरीज में कम होता है लेवल ऑक्सीजन का, तो वहां पे ट्रांसफर कर जाएगा. एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कैपिलरीज में ज्यादा होता है, यहाँ पे एल्वुलाई में कम होता है, तो यहाँ पे वो एल्वुलाई में आ जाएगा. सो सी सेम स्टेटमेंट जो मैंने बताया वही लिखा है कि ऑक्सीजन जो होता है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एल्वुलाई में ज्यादा होता है कंपेयर टू ब्लड, इसलिए ऑक्सीजन ब्लड से, सॉरी एल्वुलाई से कैपिलरी में ट्रांसफर होगा. एंड CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है उसका प्रेशर ज्यादा होता है कैपिलरी में एज कंपेयर टू एल्वुलाई, इसलिए वो कैपिलरी से एल्वुलाई की तरफ डिफ्यूज होगा. सेम चीज, गेटिंग दिस? एक बार पढ़ो ये सेम, ये जो डायग्राम है ना बच्चा जी, ये डायग्राम ना मैंने थोड़ा सा गंदा वाला करके यहाँ पे दिखाया था, बट दिस इज द सेम. थोड़ा यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक वे में दिया है, बट ये सेम ही चीज है. ये बीच में हमारा प्यारा सा हार्ट, समझ रहे हो स्लाइड को? यस मैम. ओके, सॉल्युबिलिटी को करें. सॉल्युबिलिटी में कुछ ज्यादा वैसे है नहीं सिखाने के लिए. सॉल्युबिलिटी में सिर्फ इतना ही हमको समझ में आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो ज्यादा है कंपेयर टू O2. इट इज 20 to 25 टाइम्स हायर. तो बस इतना ही आपको याद रखना है इन द सॉल्युबिलिटी. इसलिए अगर ऑक्सीजन, बच्चा इसमें ना बहुत अच्छे से आप ये याद रख सकते हो कि अब हमको ये तो पता है कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन, मतलब आरबीसी अपना. तो इफ यू रिमेम्बर द रुबिस्को वाला फंडा, रुबिस्को एंजाइम क्या करता था, जब CO2 ज्यादा है तो ये पकड़ेगा CO2 को, एंड CO2 की मात्रा कम हो गई तो ये पकड़ता था O2 को. सेम हीमोग्लोबिन भी क्या करता है, अगर ज्यादा CO2 का कंसंट्रेशन आ गया ना तो CO2 को पकड़ेगा, O2 को छोड़ देगा. तो कुछ कुछ वैसा ही है, हमारा धोखेबाज होता है हीमोग्लोबिन भी. तो इसलिए अगर सॉल्युबिलिटी CO2 की ज्यादा है ना तो फटाक से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देगा एंड इमीडिएटली बाइंड कर जाएगा CO2 से. तो यू कैन रिमेम्बर द रुबिस्को. हाँ यस अपना रुबिस्को को यहाँ पे आप याद रखोगे ना तो सेम चीज है यहाँ पे भी. And lastly, let's see the thickness of membrane for today's class. Last concept की
मेम्ब्रेन मतलब अब यहाँ पे हम एल्वुलाई की बात कर रहे हैं, ये चीज आप पहले ध्यान में रखना कि एल्वुलाई का मेम्ब्रेन, तो जो सबसे पहला मेम्ब्रेन होगा जहां पे हम क्रॉस करेंगे वो होगा एल्वुलाई का खुद का मेम्ब्रेन, जो बना है एपिथेलियम से, विच इज मेड अप ऑफ एपिथेलियम। फिर गैस जाएगी अगले मेम्ब्रेन की तरफ, जो होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो मैं थोड़ा सा ब्लैक में दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि ना वो हाईलाइट नहीं होता है, हल्का सा छोटा सा है। एंड उसके फिर बाद में है यू हैव द कैपिलरीज वाला मेम्ब्रेन, जो बना है हमेशा एंडोथेलियल सेल से। तो आप याद कैसे रखोगे इसको, दोनों तरफ ई है और बीच में बसा हुआ बी है। अंदर की तरफ एपिथेलियम सेल्स जो है एल्वुलाई के, बाहर की तरफ एंडोथेलियम सेल्स जो है कैपिलरीज के, एंड बीच में बसा हुआ बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये जो हमारा एल्वुलाई है ये डायरेक्टली हमारे ब्लड कैपिलरीज के कांटेक्ट में, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ से ना हवा बहुत आती जाती रहती है इन द एल्वुलाई। यहाँ पे आरबीसी मतलब ब्लड का फ्लो है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रिक्शन आल्सो, so there is or should be always a gap so that you avoid the friction. Second reason, you increase the surface area, इससे आपको ज्यादा एरिया मिल जाता है। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, ये आपको और थोड़ा एरिया भी देगा फॉर द ट्रांसफर ऑफ द गैसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो इसमें हमको थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन में सिर्फ इतना ही याद रखना है कि 3 तरह के मेम्ब्रेन है, एपिथेलियम एल्वुलाई का, एंडोथेलियम ब्लड सेल्स का, बीच में बसा हुआ बेसमेंट मेम्ब्रेन। एंड इनकी जो थिकनेस होती है वो 1 मिलीमीटर से भी कम होती है, और जितनी कम थिकनेस उतना ज्यादा डिफ्यूजन। थिनर द मेम्ब्रेन, मोर इज द डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस। यस नदिता, दैट इज ट्रू। समझे? ये 3 मेम्ब्रेन एंड इसका डायग्राम, ये अच्छी बात है आपके लिए कि आपको निकालना तो बहुत बार नहीं पड़ता है। दे डोंट आस्क यू कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एल्वुलाई एंड मेम्ब्रेन्स, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। बस आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कौन से 3 अलग अलग मेम्ब्रेन्स है जिसमें गैस का डिफ्यूजन पाया जाएगा। क्लियर? यस मैम। गुड टू गो। वैसे Yes, अगला ma'am. कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये। आई एम थिंकिंग टू शिफ्ट फॉर द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में करा दे इसको। यस मैम। दिस विल टेक मोर टाइम यस नाउ। मैम। यस मैम। ठीक है, अगले क्लास में फिर हम करेंगे O2 का और CO2 का ट्रांसपोर्ट करेंगे, देखो, एंड देन बहुत सारे क्वेश्चंस, एंड देन हमारे डिसऑर्डर्स, और 2 क्लासेस तो लगेगी बच्चा इसके। लेट्स सी। ठीक है, फिर आज की क्लास के लिए इट्स फाइन। देन टुमारोज क्लास आपका होगा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करेंगे हम, जहाँ पे O2 एंड CO2 का हम ट्रांसफर करवा रहे हैं। ठीक है, सो यस, टुडे विल स्टॉप टिल हियर। लेट्स मीट यू इन द टुमारोज मैम, क्लास। मैम बोलो इस संडे कौन सा टेस्ट होगा? यस, बता रही हूँ मैं आपको अभी। अच्छा याद दिलाया यार, मैं ना ऑलमोस्ट उसी को बताने ही जाने वाली थी। वेयर इज दैट? मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूं क्या? इज इट फाइन? यस मैम। 11 जो है ना, सेंड कर रही हूँ मैं उसको। ठीक है, Okay, ma'am. ओके, चलो बाय बाय। बाय। Bye, ma'am.